Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Editorial Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करेंगे आज हम हमारे पहले आर्टिकल के साथ जो कि जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इकोलॉजिकल एबिस को मेंटेन करने के लिए व्हाट वाज आवर लेगेसी, स्पेशली बिकॉज इंडिया इज हैज सेलिब्रेटेड rather 75 years of independence. We'll see that how this legacy has been carried out. Especially because जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो 1970s और 1980s का एक ऐसा दौर था जहाँ पे इंडिया में जो इन्वायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स थे उनका काफ़ी राइज हुआ. चिपको मूवमेंट, जिसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ट्रीज़ को हक करके खड़े हो गए. दिस वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट द डिफॉरेस्ट्रेशन. सिमिलरली देयर वाज अ साइलेंट वैली मूवमेंट. केरला के साइलेंट वैली में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगने वाला था जिसके अगेंस्ट साइलेंट वैली मूवमेंट आता है. Then similarly goes for Narmada, Koel Karo. So all of these environmentalist movements saw the rise in 1970s and 80s. और इन मूवमेंट्स के रिस्पॉन्ड में उस टाइम की गवर्नमेंट्स ने जो इम्पॉर्टेंट लॉज और पॉलिसीज़ थी वो भी लेकर आए. हमें फॉरेस्ट रिलेटेड एक्ट्स मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट के लिए एक्ट्स आते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर एक्ट्स आते हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. We have completed 75 years of independence and we'll see that how this legacy is now being carried out. Current conditions क्या हैं? एक एग्जामिन करेंगे, हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे. We'll step back from an ecological abyss. So let's begin with this article. Now as we all know that Earth is under stress. किसी से भी पूछे हर कोई कहता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, we are in a lot of danger, be it from the ecological balance, be it from the biological side, biodiversity, atmosphere, everything. कुछ facts भी याद रखिएगा because some facts are important when you're talking about the stress that Earth is facing. आप अपनी खुद की फैक्ट शीट बना सकते हैं जिससे कि आप ये प्रूव कर पाएँ that yes, Earth is under stress. जैसे कि नीति आयोग के अकॉर्डिंगली इंडिया में 600 million people are facing high to extreme water stress. Yes, 600 million people in India, they face high to extreme water stress. So it basically means that there are 70% of the water in India is contaminated. एंड यहाँ पे जब हम वाटर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं तो इंडिया इज़ प्लेस्ड एट 120th रैंक. इस इंडेक्स में, वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 कंट्रीज़ को एग्जामिन किया जाता है जिसमें से 120th रैंक होल्ड करता है इंडिया. इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, डिजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ हैपनिंग. द क्वालिटी ऑफ द लैंड इज़ डिग्रेडिंग. The stress that we are applying on the land, that is increasing. Desertification is happening. Deserts are expanding. It basically means that the once which soil was productive, that soil has degraded and it is now turning into deserts. And according to ISRO, Indian Space Research Organization, in India, 30% of our land has been taken over by land degradation and desertification. यहाँ पे हम लैंड की बात कर रहे हैं, लैंड विच इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है. फूड सिक्योरिटी, फूड डिमांड बढ़ रही है. और फूड कहाँ से आएगा? लैंड से आएगा. और अगर हमारा 30% से ज़्यादा लैंड डिग्रेड हो रहा है, डिजर्टिफाई हो रहा है, it puts a lot of question on food security as well. यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आ जाती है. वर्ल्ड बैंक ने 2013 में ये रिपोर्ट किया था
that India is losing 5.7% of GDP because of environmental damage. So just because of environmental damage, we are also having the economic loss. We are losing 5.7% of GDP. And सबसे latest की अगर हम बात करें the environmental performance index, जो कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ देकर आई थी, इन्होंने इंडिया को इस इंडेक्स में पूरी दुनिया में आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ इन environmental performance index we were at the bottom. Yes, we were at the bottom of environmental performance index. ये इशू सेपरेट है, हम इसे थोड़ा सा सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे बिकॉज हम पहले इसे कवर कर चुके हैं जब ये इंडेक्स आया था. आई एम गोना गो थ्रू यू कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिपोर्ट थी और what is the whole story. तो इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो हमारा स्कोर आता है 18.9 और हमारा दुनिया भर में लास्ट रैंक आता है, बॉटम रैंक आता है, 180th रैंक हमारा आता है. एंड जैसे ही हमने कह दिया कि हमारा लास्ट रैंक था, मतलब पाकिस्तान हमसे आगे है, बांग्लादेश आगे है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज सब हमसे आगे हैं. अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट protection index, India has scored low on the rule of law in terms of controlling of corruption and also government's effectiveness. तो ये कुछ इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर EPI में आता है. However, Indian government rejected this index. We rejected the environmental performance index, जिसमें हमने कहा कि जो मेथडोलॉजी और जो फाइंडिंग्स जिनके बेसिस पे जो की गई हैं, ये जो इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है, वी आर रिजेक्टिंग द मेथड ओनली. सो वी हैव रिजेक्टेड द फाइंडिंग्स ऑफ द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. और अगर रिजेक्ट करना भी है तो किस बेसिस पे किया? तो सबसे पहले हमने कहा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस की बात हो रही है कि 2050 में ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशंस कितनी हो सकती है, द प्रोजेक्टेड एमिशन लेवल ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज. इट इज़ कंप्यूटेड इन द इंडेक्स ऑन द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन एमिशन ऑफ लास्ट 10 years. जो पिछले 10 years हैं उनमें किस रेट पे एमिशंस को डिक्रीज़ किया गया है, चेंज किया गया है, उसके एवरेज के बेसिस पे 2050 तक कोई कंट्री कितनी ग्रीन हाउस एमिशंस करेगा उसे कंप्यूट किया जा रहा है. लेकिन वी आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस, वी आर सेइंग दैट कि इंस्टेड ऑफ मॉडलिंग दैट कंसिडर अ लॉन्गर पीरियड, जो कोई भी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को कोई इंक्रीज़ कर रहा है, उसका यूज़ बढ़ा रहा है, उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया. कोई कंट्री एडिशनल कार्बन सिंक्स बना रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो यहाँ में इसमें लॉन्गर पीरियड के अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं. पिछले 10 years में किस रेट पे एमिशंस को चेंज किया गया है, दैट हैज़ बीन टेकन फॉर प्रोजेक्टिंग द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस. तो ये एक हमने चीज़ ऑब्जेक्ट की है. ऑल्सो the forest and the wetlands of the country, they're very crucial carbon sinks and they are not being factored in this index. हमने आज ही की हमारी करंट अफेयर वीडियो में रिसेंटली हमने देखा कि वेटलैंड्स ऐड किए गए हैं, 75 वेटलैंड्स हैं. एंड आप अपनी इन्वायरमेंट की क्लासेस में भी पढ़ते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेटलैंड्स, कितने क्रूशियली वो कार्बन सिंक हैं. कार्बन सिंक हम उसे कहते हैं जैसे कि ट्रीज़, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं. वेटलैंड्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है. सो दीज आर क्रूशियल कार्बन सिंक्स बट दे हैव नॉट बीन फैक्टर्ड इन. ऑल्सो इस इंडेक्स के अंदर जो इकोसिस्टम्स हैं, उनकी कंडीशन, उनकी प्रोडक्टिविटी, इसे भी कंप्यूट नहीं किया गया. एंड वन मोर थिंग दैट वी आर सेइंग कि ऐसे इंडिकेटर्स जिसमें इंडिया बेटर परफॉर्म करता है, उनकी जो वेटेज है उसे रिड्यूस किया गया है. एंड द रीजंस फॉर चेंजिंग द वेटेज ऑफ सच इंडिकेटर्स जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहा गया है कि दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लेन्ड इन द रिपोर्ट.
तो पता होना चाहिए आपको ये, दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक दैट यू मस्ट नो कि वाई, ऑन व्हाट ग्राउंड्स वी हैव रिजेक्टेड द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। सिर्फ ये कह देना कि हम लास्ट आए हैं, हम बॉटम आए हैं, हम इस इंडेक्स को नहीं मानते, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। वी हैव गिवन सम पॉइंट्स कि इन पॉइंट्स की वजह से वी आर नॉट accepting this report, we do not accept the method, the findings of this report. So you should know the reasons behind it. अब इसे लेकर जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। हमारी जो इन्वायरमेंट को लेकर जो पॉलिसी स्टैंड है, वी आर सीइंग दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज समवॉट डिक्लाइनिंग। दीज आर द काउंटर एग्रीमेंट्स दैट यू शुड नो। आपको फेवर आर्ग्यूमेंट्स भी पता होने चाहिए, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी पता होने चाहिए। जैसे कि काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है दैट नाउ वी आर फेवरिंग द कॉर्पोरेट एक्सेस डिस्पाइट ऑफ public posturing about the sustainable development goals, the natural elements without which we all would be dead, land, water, biodiversity, air, all of these are continued to be ignored. ऐसे natural elements जिनके बिना हम रह नहीं सकते, हम लगातार उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। In fact, the government is dismantling any environmental or the social security policies to favor a corporate access to a particular land or natural resource. उनके एक्सेस को बढ़ाने के लिए अगर कोई एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, बहुत बार उनको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। जैसे कि जो लेटेस्ट प्रपोजल्स आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो आपका फॉरेस्ट और जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको अमेंड किया जाए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के प्रोसेस में अमेंडमेंट्स हों। सो दिस समवॉट गिव्स द डायरेक्शन दैट नाउ वी आर फेवरिंग मोर टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट एक्सेस। Also, if we talk about the socio-cultural cost of environmental degradation, see, let's go back to 1991, LPG reforms. So what happened that after the LPG reforms of 1991, the multinational corporations, they started entering into every sector. इससे हमारे जो natural materials थे उनका export increase हुआ. There were also imports of toxic waste. And the issue of environmental sustainability was relegated to the background. उस टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, environmental sustainability को थोड़ा बैकग्राउंड पे रखा गया। Mining projects, they crept into the previously safe areas, including the wildlife protected areas, आदिवासी टेरिटरीज, जहाँ पे पहले भी माइनिंग नहीं होती थी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज थे, जो ट्राइबल एरियाज थे, वहाँ पे भी माइनिंग शुरू होती है। एंड नाउ वी आर सीइंग कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। लेट्स जस्ट ओनली टेक एक्सट्रीम टेम्परेचर। इंडिया में एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से हर साल 7 लाख से ज़्यादा डेथ्स होती हैं। टू बी मोर एक्यूरेट इट इज़ समवॉट अराउंड 7,40,000। द मेजॉरिटी ऑफ these are likely to be laborers, farmers, the vulnerable section who are working in these high temperature conditions, those who don't have access to air conditioning, appropriate clothing. So we are paying the socio and the cultural cost. And one more thing that I would like to discuss over here is the enabling sustainability. See, we need to ensure that there is ecological sustainability. When we are generating livelihood, when we are talking about livelihood security, dignity, we'll have to ensure ecological sustainability as well. हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स आती हैं। There is this Deccan Development Society, and there are these 5,000 Dalit women farmers, and they have shown that how organic rain-fed farming with traditional seed diversity can provide full food security and sovereignty. So while generating livelihood security and dignity, we can also ensure ecological sustainability. All remember this example. And one more thing that
we need right now is the community-led ecotourism. Like, you know, you're homestaying in Uttarakhand, Ladakh, Sikkim, all of these, they have increased the earnings with these ecologically sensitive visitations. So let's link the program with, you know, MG Narega. Activities like that should have, you know, should go up in these states. It has huge potential there. So अगर हम इस पूरी डिस्कशन को सम अप करें, so this need fundamental restructuring of economy and governance. Now we need to shift away from large infrastructure and industrialization and replacing the mega corporations with producer cooperatives. We need to ensure that community have the rights over the commons. What are commons? Land, water, forest, coast, knowledge. That is common for everyone. So that has a community right. And we need to direct the decision-making powers to Gram Sabhas and the urban area Sabhas, you know, to tackle the issues like, you know, gender inequality, caste inequality. By doing so, we will entail the respect for both human rights and as well as for the rights of nature. And it was very beautifully written in this article that only with the respect for both human rights and the rights of nature, India can finish its century of independence. Because by respecting both human right and right of nature, we will achieve a genuine well-being, which is a real Amrit Kal. हम अमृत काल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ नेचर, इसे रिस्पेक्ट करना, इसे आइडेंटिफाई करने से ही रियल अमृत काल आएगा. ब्यूटिफुल आर्टिकल. आगे बढ़ेंगे. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भी अगैन जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू और जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. सपोज आप पढ़े पेपर में आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, तो जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया और एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो गया. नाउ ये डिस्कशन कहाँ से आती है? अभी अगस्त में एक फिनलैंड की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक रिपोर्ट, एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें उन्होंने कहा है दैट आर्कटिक इज हीटिंग 4 times फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट. रिमेंबर दिस. Arctic is heating 4 times faster than the rest of the planet. And this, if we see the map over here, we can see that this warming is more concentrated in the Eurasian part of the Arctic. जो रशिया के नॉर्थ में बेरेंट सी जो है, नॉर्वे, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलेगी. These are warming at an alarming rate. These regions, ये जो यूरेशियन पार्ट है आर्कटिक का, they are warming at 7 times faster than the, you know, the global average. And on record, 2021 was Arctic's 7th warmest year. तो यहाँ से आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन को अगर हम समझें तो ग्लोबल वार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस. एंड वी आर सीइंग कि ये जो हीटिंग है, ये जो वार्मिंग है, ये फास्ट हो चुकी है, बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज सिंस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. एंड हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो चुका है. अब इसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो पूरी अर्थ पे आप देख सकते हैं. बिकॉज इफ देर इज़ एनी चेंज इन द सर्फेस एयर टेम्परेचर, इससे जो आपका नेट रेडिएशन बैलेंस होता है वो चेंज हो जाता है. एंड इसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं वो पोलर एरियाज़ पे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट आते हैं. इस फिनोमेना को पोलर एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं.
there is any change in air temperature, the net radiation balance will change, and these changes are more significant over the poles, and this is called as polar amplification. और यहीं से टर्म आती है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि ये जो चेंजेस हैं ये नदरन लैटिट्यूड्स में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, एंड देयरफॉर नदरन पोल्स में वहाँ पे आर्कटिक रीजन है, एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. Now, if we try to understand the causes of the Arctic amplification, very, very, very important article it is. सोच कर देखें ऐसा क्या हो रहा है कि आर्कटिक्स में जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है. पहली चीज़ आती है द आइस एल्बिडो फीडबैक. अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं आप क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एल्बिडो के बारे में पढ़ते हैं. Albedo is reflection, the measure of reflectability. सनलाइट आई, कितनी सनलाइट एब्जॉर्ब की जाएगी, अब जो एब्जॉर्ब करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और कितनी रिफ्लेक्ट की गई. तो अब हो क्या रहा है, यूजुअली जो आइस है, जो स्नो है, इनका एल्बिडो हाई होता है. इसीलिए बेशक सनलाइट आई हुई है आपको ग्लेशियर, ये आइस, स्नो ऐसी दिखता है. क्यों? बिकॉज ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं होता. मोस्टली क्या होता जा रहा है, रिफ्लेक्ट होता जा रहा है. सो आइस एंड स्नो दे हैव हाई एल्बिडो. तो इसका मतलब कि जो सोलर रेडिएशन आती है वो उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, अपने पास नहीं रखते, वापस भेज देते हैं. एज कम्पेयर टू लैंड एंड वाटर, वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. रिफ्लेक्ट कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, इसीलिए उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. ठीक है जी, ये बेसिक है. अब आर्कटिक के केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो सी आइस है वो मेल्ट हो रही है. सी आइस मेल्ट हो रही है तो एल्बिडो जो था वो कम हो रहा है. कैसे? क्योंकि सी आइस जब मेल्ट कर जाएगी अल्टीमेटली वाटर बन गया, सो आर्कटिक ओशन इज एब्जॉर्बिंग मोर सोलर रेडिएशन. पहले आर्कटिक ओशन के ऊपर जो आइस होती थी वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती थी, क्योंकि अब वो आइस मेल्ट हो रही है. सो नाउ द आर्कटिक ओशन इज केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मोर सोलर रेडिएशन, एंड देयरफॉर इट इज ड्राइविंग दिस एम्प्लीफिकेशन. क्लियर? इससे लैप्स रेट फीडबैक का भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है. अब लैप्स रेट क्या है? अगेन यू रीड अबाउट दिस इन ज्योग्राफी कि अगर आप अर्थ की सरफेस से हाइट इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है. ऑल्टीट्यूड बढ़ाने पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है. वी ऑल नो दिस. अब स्टडी ये शो कर रही है कि जो लैप्स रेट फीडबैक है इसकी वजह से भी पोलर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, क्योंकि पोलर रीजन्स में पहले एब्जॉर्प्शन कम थी, लैप्स रेट ज़्यादा था. लेकिन अब हमारे पास क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है सोलर रेडिएशंस की, तो जो लैप्स रेट थी अब वो डिक्रीज हो रही है. नाउ इट इज डिक्रीजिंग. सो दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन टू दी पोलर एम्प्लीफिकेशन और दी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन. याद रखेंगे. अब इसका इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो. सी लेवल राइज होगा, आइस जब मेल्ट करेगी तो सी लेवल राइज होगा ही. आर्कटिक रीजन में जो ग्रीनलैंड आइस शीट है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस प्रेजेंट है आफ्टर एंटार्क्टिका. लार्जेस्ट तो एंटार्क्टिका में है, एंटार्क्टिका के बाद ग्रीनलैंड आता है. अगर वो मेल्ट कर जाएगा तो सी लेवल राइज कर जाएगा. देन ग्लोबल वार्मिंग. जो आर्कटिक्स हैं, जो परमाफ्रॉस्ट जो है उसने कार्बन को, मीथेन को अपने अंदर रोक के रखा हुआ. इट एक्ट एज अ बैरियर. लेकिन जब आइसी मेल्ट कर जाएगी, परमाफ्रॉस्ट ही मेल्ट कर जाएगा, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस रिलीज हो जाएगी, विच आर द मेजर ग्रीन हाउस गैसेज, एंड दिस विल फर्दर रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि आर्कटिक ओशन अब ज़्यादा सनलाइट, सन सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है.
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर एसिडिफाई हो रहा है, सैलिनिटी लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, इट विल इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी। कनेक्टिविटी, अब जैसे कि देख पा रहे हो यूजुअली क्या होता था कि जो आर्कटिक्स थे दे वर फुल ऑफ आइस, तो कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। अब क्योंकि आइस मेल्ट डाउन हो रही है तो अब अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इनके बीच में शॉर्टेस्ट सी रूट आ गया। दिस विल ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल मेरीन कॉमर्स, क्योंकि ट्रेडिशनली ईस्ट वेस्ट रूट फॉलो किया जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुएज कनाल, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, दिस इज द रूट दैट हैज़ बीन फॉलोड। लेकिन अब अगर ये आ जाता है सो दिस विल ट्रांसफॉर्म द एंटायर ग्लोबल मैरीटाइम कॉमर्स एज वेल। Important point. Apart from this, it will have impact on the monsoon because there are links कि जो Arctic में changes आ रहे हैं they will affect the monsoon. जो extreme weather conditions जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, and especially for India we heavily rely on rainfall for our water security, for our food security, so it is going to impact monsoon. Then also that Arctics, they have rich deposits of coal, gypsum, diamonds. There are some reserves of zinc, gold, lead. So mineral resources will also be explored now. Hydrocarbons are also present there. Geopolitics में एक बड़ा चेंज आ जाएगा क्योंकि आर्कटिक की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेम्परेचर भी इसके साथ बढ़ रहा है। कितनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। 2018 में चाइना का वाइट पेपर आता है ऑन आर्कटिक पॉलिसी, जो अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट बोलते हैं कि हमारा भी हक है वहाँ पे। फ़िलहाल तो रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन में जो लीडिंग कंट्रीज़ वहाँ पे होंगे, द बिग थ्रीज आर यूएस, चाइना, रशिया एंड नेटो, सो दे आर जॉकिंग ईच अदर फॉर पोजीशन एंड द इन्फ्लुएंस इन दैट रीजन। इंडिया ने भी इसे लेकर इनिशिएटिव्स दिए हैं। हमारी भी आर्कटिक के साथ एसोसिएशन है, और नई एसोसिएशन नहीं है, काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है। वी हैव बीन वन ऑफ द ओरिजिनल हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ ऑफ स्वालबोर्ड, जिसे पहले स्पिट्सबर्जन ट्रीटी कहा जाता था 1920 में। 100 साल से ऊपर हो गया है। वी आर पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन। हमारा वहाँ पे रिसर्च स्टेशन भी है, हिमाद्री, 2008 में उसे डेडिकेट किया गया था टुवर्ड्स इंडिया। एंड इंडिया इज़ द ओनली डेवलपिंग कंट्री अलॉन्ग विद चाइना विच हैज़ इट्स रिसर्च बेस इन आर्कटिक ऑल्सो। हमारा इंड आर्क, इंडियाज़ फर्स्ट मोड अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी भी आर्कटिक में प्रेजेंट है, जिससे कि आर्कटिक ओशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मॉनसून के साथ कैसे इफेक्ट होगा, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो हैव इनिशिएटिव्स गोइंग ऑन इन दी आर्कटिक। Apart from this, we have covered the India's Arctic policy already. In March 2022, Government of India released the India's Arctic policy, and जिसका theme था, aim था, building a partnership for sustainable development. हम इसे अलग से डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। अगर दोबारा कभी ये न्यूज़ में आया हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पॉलिसी के 6 पिलर्स हैं: साइंस एंड रिसर्च, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कोऑपरेशन, climate and environmental protection, transportation and connectivity, governance and international cooperation, and the national capacity building. ये हम अलग से कभी इंडियाज़ आर्कटिक पॉलिसी डिस्कस करेंगे, तब हम इनको काफ़ी डिटेल में देखेंगे। So, especially when we talk about India, we have this civilizational ethos, Vasudeva Kutumbakam, which basically means that world is one. World is one family. And therefore, India's Arctic policy is inclusive and participative. India is offering readiness to play its part and contribute into the global good. सो दोनों चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आंसर ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज़ द implications ऑफ दिस ऑन द इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस दिस। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू।